आप सब आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने SCERT पैटर्न पर आधारित शॉर्ट नोट्स का क्लास शुरू किया है और इसी कड़ी में हम लोगों ने 3, 4, 5 का EVS देख लिया है, 6, 7, 8 का पॉलिटी भी देख लिया है, 6, 7, 8 का ज्योग्राफी भी देख लिया साथियों और क्लास 6 और 7 का हिस्ट्री भी देख लिया साथियों। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री देखेंगे साथियों। बता दें कि यह जो क्लास 8 का हिस्ट्री है साथियों, यह 3 पार्ट में आएगा। आज के पार्ट में हम लोग 3 अध्याय देखेंगे। लगभग कुल 14 अध्याय कक्षा 8 में हम लोग को देखने हैं साथियों। आज 3 अध्याय हम लोग देख लेंगे, इसके बाद रेस्ट को हम लोग 2 दिन तक देखेंगे साथियों। कक्षा 8 के इतिहास को आज हम लोग 3 चैप्टर को देखेंगे। इसके बाद कुल इसमें 14 चैप्टर है, तो आज 3 चैप्टर को देख लेंगे, तो बाकी जो रेस्ट चैप्टर है साथियों 2 दिन में हम लोग लगातार उसको देखेंगे। इसके बाद साथियों जैसे ही 8 क्लास का इतिहास खत्म होगा, फिर 6 क्लास का आपका विज्ञान शुरू होने वाला है साथियों 2 दिनों के बाद। इसलिए कमर कस लें और एक बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी सीटेट अकेडमी के द्वारा। चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। हालांकि साथियों आज हम लोग जो क्लास करेंगे वह तो हैंड रिटन में है, लेकिन यह जो जैसे ही क्लास हो जाएगा तो आपको यह प्रिंट फॉर्मेट में मिलेगा जब आप PDF खरीदिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कक्षा 8 SCERT पहला चैप्टर है आपका कब, कहाँ और कैसे। साथियों बता दें कि जो हम लोगों ने इतिहास शुरू किया था, तो आपको बता दें कि कक्षा 6 में हम लोग को प्राचीन इतिहास पढ़ना था, जिसके हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। कक्षा 7 में हम लोगों को मध्यकालीन इतिहास पढ़ना था, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर कक्षा 8 में हम लोग को आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर साथियों साइंस होगा आपका। साइंस होने के बाद एक 9th 10th का SST होगा, तो उसमें एक बेहतरीन आपको जो है नोट्स, ये चीज़ें आपको जवाब देनी है साथियों। जो साथी नोट्स चाहते हैं उनको नोट्स मिलेगी, बेहतरीन नोट्स मिलेगी। 6206532316 पर मैसेज करेंगे, SCERT का नोट्स उनको मिलेगा। भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू किया गया। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि भारत में कैमरे का इस्तेमाल, ये सारे पॉइंट आपके SCERT में दिए हुए हैं साथियों। और जो भी अस्मरणीय तथ्य हैं मैंने इसको लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हुआ जाऊँ, ताकि अगर नोट्स आप लेंगे तो उसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। भारत में कैमरे का इस्तेमाल सबसे पहले 1850 ईस्वी के दौरान शुरू किया गया। और मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे साथियों, आपको पता है बहादुर शाह जफर थे। और इनकी फ़ोटो आज भी उपलब्ध है। पहली मैंने कहा मुगल साम्राज्य का पहला बादशाह जिसका फोटो आज भी उपलब्ध है वह बहादुर शाह जफर का है। तो यानी इस समय में कैमरा का आविष्कार हो चुका था साथियों, सब तो पर समझ सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। देखिए साथियों ये चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत का पड़ोसी देश कौन होगा, बांग्लादेश का पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, फिर मालदीव, फिर पाकिस्तान। हालांकि साथियों अगर आप भारत का मानचित्र अगर बनाएंगे तो ये उत्तर पूर्वी राज्य और फिर इधर पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, भूटान, ये सब सारा जो है ये सब क्या हो जाएगा साथियों भारतीय उपमहाद्वीप। कई बार ऑप्शन में आपको दे सकता है, ये सारा आपको याद रखना है। इसके बाद म्यांमार तत्कालीन वर्मा तथा श्रीलंका तत्कालीन सिलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेज के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। यानी एक पॉइंट आपका SCERT में दिया हुआ था कि म्यांमार का पुराना नाम पहले तो आपको याद रखना है वर्मा, और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। और ये 1937 ईस्वी तक अंग्रेज के एशियाई साम्राज्य के अंग थे साथियों। आगे है जो 2-3 पॉइंट स्मरणीय दिया गया है कि 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत को गठित किया। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया। तो 1912 में मतलब कहने बंगाल को बिहार और उड़ीसा से कब अलग किया गया, या बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया, तो 1912 में। वहीं बिहार और उड़ीसा की बात करते हैं तो बिहार और उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया। तो ये याद रखना है। आगे चल के साथियों इसमें यह भी याद रखना है, देखिए ये क्यों आखिर हुआ। सबसे पहले तो ये सब अंग्रेजी किया, लेकिन हाल फिलहाल जो है ये 15 नवंबर 2000 को भारत का विभाजन हुआ, मतलब बिहार का विभाजन हुआ, फिर से भारत करना चाहते बिहार का। तो वहाँ पर 15 नवंबर 2000 को बिहार से विभाजित करके दक्षिण पठार के क्षेत्रों को संथाल लोग काफ़ी विद्रोह कर रहे थे, तो इनको गठित करके झारखंड राज्य बना दिया गया साथियों, इसको याद रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो याद रखना है 19 अप्रैल 1775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुई थी। लगभग 75 से लेकर के 83 तक यह चली और 1776 ईस्वी में यह जो है लगभग जो है स्वतंत्र होने के कगार पर आ गया साथियों, ये याद रखना है। तो आपको यही याद रखना है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। इसके बाद जो है साथियों फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 में हुआ और इसका नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ साथियों रूसी क्रांति कब हुआ, इसका आपको जवाब देना है। एक साथियों आपके जो SCERT बुक में एक सवाल था, इसका जवाब आपको देना है कि पॉइंट था साथियों, मैंने इसको उठा लिया है तो इसका आपको जवाब देना है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के नाम से एक किताब लिखा। यानी कहने का मतलब है आप सीधा तौर पर समझे कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के किस अर्थशास्त्री इतिहासकार ने जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था, जेम्स मिल ने लिखा था। इसने कहा कि देखिए यहाँ पर भारत में हिंदू मुस्लिम आदि था, जाति में बटा हुआ था लोग, लेकिन जो अंग्रेज था अपने आप को सिर्फ ब्रिटिश बोलता था, कोई भी जाति वगैरह में ये लोग बटा हुआ नहीं था। तो ये जातिगत वगैरह सब के बारे में इस किताब में जिक्र किया गया है। तो आपको साथियों यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा। हालांकि यह जवाब दिया गया है कि जेम्स मिल ने लिखा। हालांकि जो जवाब दिए हैं अच्छी बात है।
आगे देख सकते हैं साथियों, राष्ट्रीय अभिलेखागार और नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ है? दिल्ली में है साथियों। ये आपके SCERT में दिया हुआ था। और सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है साथियों? ये पटना में है साथियों। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना कौन है? गोदान गबन कफन। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए। कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन कोई गैप कर देगा, तो मुंशी प्रेमचंद लिखित रचना गोदान गबन कफन याद रखना है। और इस रचना ने तात्कालीन समाज की क्या परिस्थिति थी उस समय में, उसको दिखाया था। इसलिए ये किताबें सारी काफ़ी फेमस हुई साथियों, क्योंकि तात्कालिक, क्योंकि जो भी लेखक वर्तमान दृष्टिकोण से किसी भी बुक को कनेक्ट करता है, लोगों से कनेक्ट करता है, तो वह कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ जाता है और वह किताब ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। और मुंशी प्रेमचंद ने भी गोदान गबन कफन आदि में उस समय के लोगों की कहानी को दर्शाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लोगों का ध्यान भी उस चीज़ों पर पड़ा जिस पर वो प्रेमचंद ध्यान दिलाना चाहते, क्योंकि लेखक का कर्तव्य होता है कि समाज में फैली हुई बुराई को लोगों के बीच रखना, ताकि सरकार या लोग जागृत हो पाए और जिससे आगे चल के किसी के साथ अन्याय ना हो। आगे साथियों, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। जैसा कि साथियों आपको पता है कि प्राचीन इतिहास में मानव सभ्य हुआ, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर अलग अलग वंश को हमने देखा। मध्यकालीन में जो है क्या हुआ, अंग्रेज एंट्री मतलब ये मुसलमान एंट्री किए। उस समय मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, फिर मुगल साम्राज्य, दिल्ली साम्राज्य, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा और कोई जो भी SCERT के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था उसको हमने देखा। लेकिन अब जो है साथियों, खास करके मॉडर्न इतिहास में आपको खास करके अंग्रेज, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम, ये सब पूछा जाएगा। और ये साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये 8 क्लास का सेगमेंट होने वाला है, तो इसलिए एक एक चीज़ को याद रखें और यहाँ से प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी अधिक है साथियों। अध्याय 2 में है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, यानी कि भारत में जो अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई थी वह कैसे क्या हुई थी। देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यानी साफ तौर पर समझे कि आपके SCERT बुक में जो पॉइंट दिया गया उसके द्वारा यही बताने का आपको प्रयास किया गया है कि जो भी विदेशी यहाँ पर आए वह खास करके व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो भारत देश है वह छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ है और सभी राज्य के राजा अपने स्वार्थ में लीन है, किसी में एकता नहीं है, एक दूसरे की तरफ सब छींटाखींची करते हैं। और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और एक बेहतर और बड़ा साम्राज्य का स्थापना किया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन साथियों बता दें कि जो है 15वीं शताब्दी में जो यूरोप के व्यापारी भारत आए थे तो वह स्थल मार्ग से आना शुरू किए थे लाल सागर होते हुए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता था, पैसे भी खर्च होते थे। लेकिन बाद में आगे चल के पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा और कलिकट के शासक यानी राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी और वास्को डी गामा से गर्म मसाला लेकर वापस लौटा और उसे बेचकर 60 गुने से भी ज़्यादा फायदा हुआ। यानी कि अगर कोई सामान यहाँ से 1 रुपया में खरीदा तो वह इंग्लैंड में जाकर के या पुर्तगाल में जाकर के कितने में बिका साथियों, यूरोप में जाकर कितने बिका, 60 में बिका। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुनाफा था और यही व्यापार को जो है मतलब व्यापारियों को आकर्षित किया। यानी कि भारत में जो चीज़ें सस्ती थी उनके बाजार में वह महंगी थी, तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी कठिनाई से यहाँ वह ले जाते थे सामान को तो एक बेहतर दाम उनको मिल पाता था। तो उसी लोग में यहाँ पर आए, जैसे पुर्तगाली आया, फिर आगे चल के जो है आपको फ्रांसीसी आएगा, फिर डच आएगा, डेनमार्क आएगा, फिर तमाम फिर अंग्रेज आएगा, तो ये सारा लोग आए। लेकिन बाद में यहाँ पर क्या देखे, ये जैसे ही आए तो देखे कि भाई सब यहाँ लूट खसोट हो रहा है, मतलब कोई भी राजा में पट्टी उट्टी नहीं है। तो देखिए कोई भी व्यापार करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कर देना पड़ता है। तो कर देना पड़ता है तो भैया इसने देखा कि भाई राजा लोग मेरे को पावड़े नहीं है, इसको हरा करके हम अपना सत्ता स्थापित कर देंगे और हमको कर तर देने की जरूरत नहीं होगा। अगर मान लो टैक्स हम दे देंगे व्यापार में तो और भी हमको बेनिफिट होगा और भी लोग हमारा जो है मैंने जो व्यापारी है वो लोग आएगा, उसको भी फायदा होगा। तो ये सारा चीज़ जो है फायदा अंग्रेज ने देखा। आगे साथियों 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। देखिए साथियों आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो भी व्यापारी आए थे यूरोप से या मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब लोगों ने मिलकर क्या किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। तो खास करके इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। साथियों ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि 1600 ईस्वी में आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और सोरा जो बारूद बनाने का काम आता था उसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। देखिए साथियों कई चीज़ों की डिमांड थी, भारत के कई चीज़ों की डिमांड थी विदेशों में, जैसे कि सोडा। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि पटना में सोडा प्राप्त किया जाता था और भी ऐसे क्षेत्र थे यहाँ से सोडा ले जाते थे और यहाँ पर भारत में उस समय तीर धनुक वगैरह चलता था तो वो लोग सोडा आदि से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। लेकिन अंग्रेज के समय में उस समय बारूद बम वगैरह वो लोग डेवलप कर लिए थे, तो यहाँ से वो लोग चले गए, सोडा लेके जाते थे, बड़े पैमाने बम लेके बनाते थे और फिर राजाओं को यहाँ युद्ध में हराते थे, फिर मतलब बहुत सारा चीज़ होता था। तो याद रखना है कि सोडा जो बारूद बनाने का काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। साथियों आगे है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, हुंगली, पटना, कासिम मजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ पर खोला, कब खोला? साथियों ये आपको जवाब देना है। हालांकि साथियों इसका डिटेल रूप हम लोग 9th 10th में देखेंगे, वहाँ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कौन सा जो फैक्ट्री है वह कब खोला गया। आपके 8th क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं है, जनरल रूप में दिया गया था। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर है, यानी कि फ्रांसीसी। देखिए साथियों
आपको बता दें कि कई सारे देश के व्यापारी लोग आए थे, तो अपने अपने जगह पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो उसी में हमारा देश में एक जगह है क्या, पांडिचेरी। पांडिचेरी अभी वर्तमान में पुडुचेरी इसको कहा जाता है। इसमें क्या किया, फ्रांसीसियों ने कब्जा किया। तो यह खास करके पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन ही ज़्यादा दिन रहा साथियों। हाल फिलहाल बहुत दिन, ज़्यादा नहीं, में बहुत कम ही दिन पहले उनको क्या किया गया है, आज़ाद किया गया फ्रांसीसियों के द्वारा। अभी भी बहुत सारे फ्रांसीसी वहाँ रहते हैं। बंगाल, इसके बाद साथियों आपको अध्याय 2 में ही बंगाल के विषय में है। उसमें आपको बक्सर युद्ध, पलासी का युद्ध और फिर सिराजुद्दौला, ये सब के बारे में है। तो पॉइंट जो दिया गया था पहला साथियों कि बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। और सबसे पहला तो कोशिश किया था अंग्रेजों ने कि बंगाल को ही डैमेज किया जाए, तो उसी के तहत उन्होंने, तो बंगाल के संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट यही था साथियों आपकी एससीईआरटी में कि मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। तो देखिए अलीवर्दी खां का इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है कि अलीवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का क्या इतिहास है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बंगाल जो था मुगल साम्राज्य में एक धनी मनी संपन्न राज था। तो उसी समय में मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां जो कि 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना साथियों, और इसी का नाती आगे चल के सिराजुद्दौला फिर बंगाल का नवाब बनता है। तो आपको याद रखना है कि बंगाल में पहले तो याद रखना है मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां कब बंगाल का नवाब बना, तो 1740 से बना। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ, और साथियों जब इसमें आबादी बढ़ा तो इसका नाम क्या हो गया, फोर्ट विलियम हो गया साथियों। और आगे है साथियों एक शाही फरमान, यही जो है यही एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि लड़ाई का कारण बना। देखिए शाही फरमान, जिस समय मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, या यूँ कहें कि मुगल साम्राज्य एक तरह से पतन की तरफ था, उसी समय अंग्रेज़ों के द्वारा मुगल साम्राज्य पर काफ़ी सारा दबाव डाला गया। तो फिर फर्रुखियर उस समय जो था उन्होंने शाही फरमान दिया था। शाही फरमान क्या दिया था, तो पहला तो ये पूछता है कि शाही फरमान क्या होता है, शाही फरमान कब दिया, किसने दिया। तो शाही फरमान मुगल शासक फर्रुखियर ने दिया और 1717 ईस्वी में दिया। यह एक शाही फरमान था, और इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई साथियों। और इसमें अंग्रेज लोग क्या किए थे, ये फर्रुखियर के पास गए और उन्होंने कहा कि सर हमें व्यापार करना है, हम आपको साल में एकदम ठेका दे देते हैं कि 3000 रुपये आपको हम देंगे, और इसके अलावा आप हमको अनुमति दे दीजिए, इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हम व्यापार करते रहेंगे। तो फर्रुखियर बोला ठीक है, हमको बैठे बैठाए 3000 आप दे दीजिएगा, व्यापार कीजिएगा। लेकिन जब आगे चल के मुगल साम्राज्य की नींव कम पड़ी, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, तो सिराजुद्दौला को भाई दिक्कत हो गया। दिक्कत इसलिए हो गया कि ये अंग्रेज लोग उनको क्या करते थे, ये तो फरमान दिया था कब, मुगल साम्राज्य ने, और मुगल साम्राज्य का यहाँ से पता कट गया। लेकिन अंग्रेज लोग सोचता था नहीं हमको उसी समय में मिला है तो हम नहीं देंगे। लेकिन बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था वह कहता था कि नहीं भाई ये तो शासन हमारा है, ये तो मतलब सिराजुद्दौला का शासन है, तो आपको देना पड़ेगा। तो फिर मैंने तरह तरह का बात हो गया। और इससे क्या होता था कि जब अंग्रेज लोग जो टैक्स नहीं देता था, तो उसको कम ही पैसा कीमत पड़ता था मैंने सामान का, तो वह भारतीय व्यापारियों को तो टैक्स लग जाता था। तो टैक्स जैसे जोड़, मान लीजिए कोई सामान 10 रुपया में लाया, तो भारतीय व्यापारी उसमें 2 रुपया टैक्स लिया, तो 12 रुपया हो जाएगा। तो फिर मान लीजिए मतलब बंगाल का नवाब 2 रुपया टैक्स लिया, तो उसका दाम 12 रुपया हो जाएगा। फिर प्रॉफिट लगा के 13-14 में बेचेगा। अब मान लीजिए वो 13-14 में बेचा, अंग्रेज व्यापारी क्या किया, 10 टका में लाया, उसको तो टैक्स नहीं देना पड़ा, वो 12 टका में सामान बेच दिया। तो अंग्रेज व्यापारी 12 टका में सामान देगा, अब जो भारत का व्यापारी है वो 14 टका में सामान देगा। तो इससे भारतीय व्यापारियों का तो क्या हो गया, ह्रास हो गया, क्योंकि 14 टका में कौन सामान लेगा जब 12 टका में सामान मिल ही रहा है। तो ये चीज़ें थी साथियों। और फिर जो भारतीय व्यापारी थे वो लगातार जो है जाकर के कह रहे थे सिराजुद्दौला को कि कैसे होगा सर, कैसे होगा, इसको सही कीजिए। फिर सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं वो अलग चीज़ है, पहले का चीज़ है, ये नया वाला अब ऐसा नहीं होगा। फिर अंग्रेज लेकिन एकदम धकेली था कि नहीं हमको फर्रुखियर दिया है, तो ये कह रहे थे नहीं वो तो मुगल साम्राज्य दिया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी। और यही जो फरमान था साथियों, यह मुगल मतलब सिराजुद्दौला और जो कह सकते कि जो अंग्रेज हैं उनके बीच पत्थर का रोड़ा करने लड़ाई का कारण बना साथियों। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि शाही फरमान क्या था। तो शाही फरमान 1717 ईस्वी में फर्रुखियर ने दिया था, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने की अनुमति थी। बाद में सिराजुद्दौला नवाब बना तो ये चीज़ें दिक्कत आई, उनको यह व्यवस्था पसंद नहीं आई, क्योंकि भैया उनका बैठे बिठाए बहुत सारा टैक्सेशन जा रहा था। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज व्यापार को प्रॉफिट हो रहा था, अंग्रेजी व्यापारी को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में व्यापार करने आने लगे। तो भैया जो भारतीय व्यापारी थे वो कम पड़ने लगे। तो एक तो टैक्सेशन नहीं मिल रहा था बंगाल के सरकार को, और दूसरी बात क्या हो रहा था कि भारतीय व्यापारी जो उससे असंतुष्ट हो रहे थे। तो तमाम तरह की चीज़ें की समस्या आ रही थी साथियों। आगे है साथियों कि आगे चल के जब नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम वगैरह पर आक्रमण कर दिया, तो फिर कई तरह की बातें हुई। तो अंग्रेज को लगा कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे पास तो सैनिक है, ये है वो है। हालांकि बंगाल के पास भी बहुत बड़ा सैनिक था, लेकिन उसने षड्यंत्र किया। किसने षड्यंत्र किया, अंग्रेज ने षड्यंत्र किया नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए। उसने क्या किया कि बंगाल के 2 व्यापारी अमीर चंद और जगत सेठ को मिला लिया, साथ साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और कहा कि मीर जाफर जी चिंता मत कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। मीर जाफर कौन था, वह नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसको कहा कि देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला हारेगा उसको हम ढेर फीस कर देंगे, करेंगे मार देंगे, और आपको क्या करेंगे नवाब बना देंगे। वही हुआ साथियों। जब मान लीजिए कि सेनापति ही मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, बिना लड़े सिराजुद्दौला हार गया। और फिर उसी एवज में जून 1747
1757 में पलासी का युद्ध हुआ और उस तरफ से अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। कई बार पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था और उसमें अंग्रेज का सेनापति कौन था साथियों, रॉबर्ट क्लाइव था और उसने नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई किया, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला बिना लड़े ही हार गया क्योंकि उसका जो मीर जाफर था वह गद्दार निकला, वह अंग्रेज के बहकावे में आ गया और उसने क्या किया, सिराजुद्दौला से धोखाधड़ी कर लिया और सिराजुद्दौला वहीं पर क्या हो गया, मारा गया साथियों, यानी शहीद हो गया। और फिर आगे चल के अंग्रेज ने अपना वादा निभाया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो पूरा कहानी आप समझ गए। मुगल साम्राज्य जब था उस समय शाही फरमान दिया, अब आगे चल के अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में नवाब बना। फिर इसके बाद आगे चल के क्या हुआ साथियों कि शाही फरमान वगैरह का नवाब सिराजुद्दौला में टकराव होने लगा, टैक्सेशन में दिक्कत होने लगा। फिर आगे चल के अंग्रेज ने सोचा कि नहीं, नवाब सिराजुद्दौला हटा करके मीर जाफर को बनाते हैं, तो फिर ये तरह की कहानी सामने निकल के आई। आगे साथियों आपके एससीईआरटी में दिया हुआ था कि पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ करके पलासी कर दिया। और यहाँ पर साथियों एक तरह से कह सकते हैं लिखा हुआ है कि इस जगह को यहाँ पर पाए जाने वाले पलासी के फूलों के कारण पलासी यानी फलासी यहाँ होना चाहिए, फलासी के फूलों के कारण इसका नाम पलासी हो गया साथियों। और पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसको होली में इस्तेमाल किया जाता है साथियों। और पलासी भागीरथी नदी के किनारे है, ये आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है साथियों। इसके बाद आगे है कि अंग्रेज ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई या शहीद हो गया तो मीर जाफर का वादा जो किया था अंग्रेज ने उसको क्या किया, उसको बैठा दिया गद्दी पर। बाद में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया। देखिए साथियों आगे चल के मीर जाफर, क्योंकि देखिए जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह भी गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। तो मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन आगे चल के वह भी शासन नहीं कर पाया और फिर आगे चल के मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था और अंग्रेज ने कहा कि नहीं, अब 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया। हालांकि मीर कासिम एक अच्छा राजा था, एक अच्छा नवाब बना, उसने कई सारे परिवर्तन किए। जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर जिला जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तो मीर कासिम। साथियों ये बिहार से संबंधित है तो ये पूछ सकता है मुंगेर जिला, तो मीर कासिम ने यानी किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो मीर कासिम, याद रखना साथियों। इसके बाद दस्तक एक आपका दिया हुआ था कि आखिर दस्तक होता क्या है। दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। यानी कहने का मतलब है कि दस्तक, कहने का मतलब आपको बता दें कि जो शाही फरमान था 1717 ईस्वी में जो डाला था फर्रुखियर ने, वो एक तरह से दस्तक का रूप ले लिया था। यह क्या करता था, अंग्रेजी फैक्ट्री का जो अध्यक्ष होता था वह कंपनी का जो सामान होता था ईस्ट इंडिया का, उस पर जो है क्या करता था, एक मोहर लगा देता था और जिससे पता लग जाता था कि इसमें जो है चुंगी यानी कर वगैरह नहीं लेना है साथियों। इसके बाद आगे चल के बक्सर का युद्ध हुआ साथियों। देखिए क्या हुआ कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने कई सारे परिवर्तन किए। परिवर्तन ये किया कि उसने क्या किया, मीर कासिम ने कि अपना राजधानी स्थानांतरित किया, क्योंकि लगा कि भाई अंग्रेज बहुत ज़्यादा दबाव दे रहा है। और एक समस्या वो भी थी टैक्सेशन वाली समस्या, क्योंकि भारतीय व्यापारी का सामान 10 टका 11 टका में, मतलब अंग्रेजी व्यापारी का सामान 10 से 11 रुपया में मिल जाता था, इनका सामान 14 रुपया में मिलता था। तो भैया जब सस्ता सामान अंग्रेज देता था तो लोग अंग्रेज से ही खरीद लेता था, भारतीय व्यापारियों का हरास हो रहा था, तो इससे टैक्सेशन तो नहीं मिल रहा था और भारतीय व्यापारियों का भी जो है जनाजा निकल रहा था एक तरह से। तो मीर कासिम को लगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो पहले तो इसने क्या किया, तो मीर कासिम ने सोचा कि नहीं हमें राजधानी स्थानांतरित करनी चाहिए, भारतीय व्यापारियों को रक्षा करनी चाहिए। फिर अंग्रेजों से मनमुटाव हो गया और फिर आगे चल के अंग्रेज को लगा यह भी जो है ठीक साबित नहीं रहा, मीर जाफर की तरह इसे भी गद्दी से हटाना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ साथियों, मीर जाफर ने क्या किया, मदद मांगा। किससे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल साम्राज्य के जो राजा थे और अवध के नवाब ये सब जो थे मांगा। तो बक्सर का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1764 ईस्वी में, और इसमें भी अंग्रेज विजय हुआ। साथियों बता दें कि 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। देखिए साथियों क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि एक तो मीर कासिम जो था इसने इस सबका मदद लिया, लेकिन लड़ाई हुआ तो इन लोग को लगा कि पहले हम जीत जाएंगे, लेकिन बाद में अंग्रेज ने इन लोग को हरा दिया। तो भैया तो ये इसका गला किसके नीचे आ गया, अंग्रेज के नीचे आ गया। तो फिर अंग्रेज इसको शर्त दिया कुछ, तो उसमें क्या हुआ कि जो शुजाउद्दौला और 1765 से शाह आलम ने मतलब इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया, हरा। तो समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस मतलब युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। साथियों दीवानी और फौजदारी ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, रुपया पैसा ये सब टैक्सेशन वगैरह था तो ये सब मिल गया उसको। और मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम ये तीनों मिलकर के लड़ाई लड़े थे और तीनों की हार हो गई थी। फिर आगे चल के सहायक संधि लाया अंग्रेजों ने, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना साथियों, हैदराबाद का निजाम बना, और दूसरा कौन बना, अवध का नवाब बना। साथियों ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है, आपको याद रखना है। इन दोनों को अपने अपने राज्यों में, देखिए क्या हुआ, जैसे ही सहायक संधि ये लोग स्वीकार किए तो इन दोनों को अपने अपने राज्यों में कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ा। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहते हैं। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर भी नज़र रखती थी। साथियों ये आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने की संभावना है। साथियों आज हम लोग 3 चैप्टर देख लेंगे, कल इसका दूसरा पार्ट देखेंगे और 3
वीडियो में 8 क्लास का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा साथियों। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य वर्तमान में क्या है, कर्नाटक है। उस समय काफ़ी समृद्ध और ताकतवर था, जिसमें हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने सफलतापूर्वक शासन किया। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। कई बार पूछा जाता है मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। और वहाँ पर जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया। हालांकि हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है साथियों, कुछ एक जिक्र है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मालाबार तट, सबसे पहले आपको बताना मालाबार तट कहाँ है। पर होने वाले व्यापार यहाँ से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी, जो मैसूर के नियंत्रण में था। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह से चंदन, लकड़ी, काली मिर्च, लौंग, इलायची निर्यात पर रोक लगा दी। देखिए साथियों, आपको बता दें यहाँ भी वही समस्या था, क्योंकि अंग्रेज लोग टैक्स नहीं देते थे, इन राज्यों को भी टैक्स नहीं देते थे। फिर टीपू सुल्तान ने कहा कि भैया बिना टैक्स के आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। जैसे टैक्स पे रोका, अंग्रेज को तो भैया मुफ्त का खाने का आदत लग गया था, तो उसने क्या किया, यहाँ पर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और टीपू ने फ्रांसीसियों से भी आगे चल के मित्रता कर ली और अपने साझा के आधुनिकरण में मदद किया। इससे भी अंग्रेज खपा हो गए और इस कदमों से मैसूर और कंपनी के बीच लड़ाई शुरू हो गया। एक चीज़ साथियों आता है कई बार, पहला तो अकबर का मृत्यु कब हुआ, 1605 ईस्वी में, और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ, 1707 ईस्वी में। कई बार आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखिए साथियों, हालांकि मैसूर में तो कई सारी लड़ाई अंग्रेजों के बीच हुई, लेकिन आपके एससीईआरटी में सिर्फ एक चीज़ का जिक्र है, वह क्या है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। उसमें किसका, टीपू सुल्तान उसमें मारा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ था, 1799 ईस्वी में, और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक बार फ्रांसीसी जो व्यक्ति था, जो इसके शासनकाल में जो लोग था फ्रांसीसी, उसके साथ शिकार करने पर गया और जो मतलब शेर है वह सामने में आ गया, तो वह निहत्ते ही शेर को मार गिराया, इसलिए टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। ये चीज़ें ये आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है। टीपू की मौत के बाद कंपनी ने वाडियार राजवंश को मैसूर दे दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान का बाप था, या टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था, उसकी मौत के बाद कंपनी ने मैसूर का शासक किसे दे दिया, वाडियार वंश को दे दिया। और कोई भी युद्ध के बारे में जिक्र नहीं है साथियों इस आपके 8 क्लास के में, सिर्फ आपका श्रीरंगपट्टनम 1799 में का जिक्र था। हालांकि कई सारे युद्ध का जिक्र यहाँ होना चाहिए, 9th 10th में हो सकता है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे साथियों। इसके बाद एक 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में जिक्र था। तो मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच हुआ। और यहाँ पर जो मराठा थे उसका अंत हो गया था एक तरह से। हैदर अली मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, ये मैंने अभी आपको बताया। विलय नीति, जिस तरह से सहायक संधि एक तरह से थी, तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए सहायक संधि किसने लाया। इसके बाद हालांकि लॉर्ड वेलेस्ली शायद हमारे हिसाब से होना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद विलय नीति। विलय नीति देखिए, अंग्रेज लोग क्या करता था कि भारतीय जो क्षेत्र था उसको अंग्रेज साम्राज्य के अंतर्गत, अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत लाने के लिए येन केन प्रकार षड्यंत्र करता रहता था। उसी कड़ी में सहायक संधि था, जिसका पहला हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किया था, दूसरा फिर अवध के नवाब ने किया था। फिर उसको आगे चल के अपने अंग्रेज सेनापति रखना पड़ा। फिर जो अंग्रेज जो अफसर था वह राज्य के अंदरूनी मामले में भी दखल देता था। फिर दीवानी मामला भी उसका चला गया था। उसी तरह से आगे चल के विलय नीति आया, जिसका जो है लॉर्ड डलहौजी या राज हड़प नीति भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया। और इस विलय नीति के तहत ऐसी बाध्यता थी कि इसके अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता है, तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। साथियों, आपको बता दें कि इस विलय नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को जो है, बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारे साम्राज्य को अंग्रेज ने हड़पा। और इसी कड़ी में साथियों आप देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतारा, जबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी ये क्षेत्र राज हड़प नीति यानी विलय नीति के तहत जो है हड़पा अंग्रेजों ने। कई बार क्या होता था साथियों, अंग्रेज षड्यंत्र भी करते थे किसी राजा के खिलाफ कि उसको किसी तरह से जहर देके मार दिया जाए, उसके पुत्र आदि को भी मार दिया, ताकि एक रीजन मिल जाए उसे जो है शामिल करने में। इसके बाद आगे है अध्याय 3 साथियों। अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज। ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इस चैप्टर से प्रश्न होने की संभावना है। हालांकि जितने भी पॉइंट है साथियों, मैंने लगभग एससीईआरटी के सारे पॉइंट उठा लिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 6206532616 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको 99 रुपये में आपको नोट्स मिलने वाला है साथियों। अध्याय 3 है कि भारत एक क्या है साथियों, कृषि प्रधान देश है और गाँव की आबादी का मुख्य रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है, आपको पता ही होगा साथियों। इसमें 3 प्रकार की बंदोबस्ती की बात की गई है आपके एससीईआरटी में। एक अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा है महलवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक तरह से जमींदारी व्यवस्था थी साथियों। इसमें क्या होता था कि कुछ जो भी भूमि थी, जो भी क्षेत्र भूमि, अंग्रेज जो था सब जगह तो टैक्स खुद से नहीं ले सकता था, इसलिए इसने क्या किया, 3 तरह की व्यवस्था को लागू किया। एक अस्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक महलवाड़ी व्यवस्था। जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ साथियों वह रैयतवाड़ी व्यवस्था फेमस हुआ और सबसे असफल एक तरह से अस्थायी बंदोबस्त ही रहा साथियों, लेकिन एक तरह से सब ढंग से कुछ ना कुछ चला। तो अस्थायी बंदोबस्त देखिए क्या था कि यह जमींदारी व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज लोग कुछ लोग को जमींदार बना देते थे, और ये साथियों खास करके 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो इसमें भूमि वगैरह दे दी जाती थी जमींदार के अंतर्गत, जमींदार
जमींदार लोग किसान को खेत देते थे, फिर लगान वगैरह वसूली करते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि जमींदार लोग कई बार क्या करते थे कि ज़्यादा लगान वसूल कर लेते थे, अंग्रेज तक कम पैसा पहुंचता था। कई बार क्या होता था कि जो जनता थे वह त्रस्त हो जाते थे जमींदारों के अत्याचार से, कई लोग जमींदार लोग भी फर्जीवाड़ा कर देते थे। तो ये चीज़ें अंग्रेज को उतनी ज़्यादा सही नहीं लगी। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को ही मालिक बनाया गया, यानी कि डायरेक्ट जो अंग्रेज सरकार थी वह किसान से कनेक्ट हो गई कि आपको खेत का मालिक बनाया जाता है, आप जितना खेती करेंगे वह डायरेक्ट जो है उसका टैक्स जो है अंग्रेज सरकार के पास आपका जाना चाहिए। और इसके जनक सर थॉमस मुनरे थे और यह बम्बई और मद्रास में लाया गया और अस्थायी बंदोबस्त खास करके उत्तर भारत में लाया गया। बिहार में भी अस्थायी बंदोबस्त नहीं था साथियों। और मद्रास के गवर्नर जो है थे सर थॉमस मुनरो, और यह सबसे पहले 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में शुरू किया गया कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और यह साथियों काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें क्या था, किसान खुद ही मालिक था, तो मतलब टैक्स वगैरह। लेकिन फिर भी क्या होता था, कई बार अकाल पड़ गया, कुछ तरह की समस्या आ गई, तो फिर किसान लोग टैक्सेशन नहीं कर पाता था, नहीं दे पाता था लगान, तो इसमें थोड़ी समस्या होती थी। आगे है महलवाड़ी। महलवाड़ी में क्या होता था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव है, उसका कोई एक मुखिया है, एक बड़ा आदमी है, उसी को सारा जिम्मा दे दिया कि आप पूरा गांव में खेती करवाए किसान से और सारा लगान जो है आप सरकार तक पहुंचाइए। और इसके संस्थापक लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और इसका प्रस्ताव हॉल मैकाजे ने दिया था। और यह महाल जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो है यह फेमस हुआ था, महाल व्यवस्था साथियों। तो पहला तो प्रश्न ये बनता है, अस्थायी बंदोबस्त क्या है, जमींदारी व्यवस्था है। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था, वह किसान खुद ही इसमें मालिक होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, इसमें गांव का कोई एक खास व्यक्ति को सारा चीज़ का जिम्मा दिया जाता था। और अस्थायी बंदोबस्त कहाँ फेमस है, उत्तर भारत में फेमस था। और क्या था साथियों, मैंने आपको बताया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ फेमस था, यह बम्बई और मद्रास में फेमस था। महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फेमस था। हालांकि साथियों आप देख सकते हैं सबसे कम अस्थायी बंदोबस्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, महलवाड़ी थोड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था 52% रैयतवाड़ी व्यवस्था पॉपुलर हुआ था साथियों। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि इसका जवाब जो नोट्स लेंगे वह उनको मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब प्रकाशित किया गया, 1821 ईस्वी में। और इसको किसने लिखा, ये साथियों आपको जवाब देना है क्योंकि यह किताब का नाम आपके एससीईआरटी में दिया हुआ साथियों। इसके बाद है दक्कन विद्रोह साथियों। दक्कन विद्रोह कई बार आपके एग्जाम में बीपीएससी वगैरह पूछता है और आपके एससीईआरटी में दिया हुआ था कि दक्कन विद्रोह कब हुआ, 1775 ईस्वी में। यह व्यवस्था थी साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था में, यह जो है व्यवस्था हुई थी। देखिए साथियों इस व्यवस्था में क्या हुआ था कि जो है इस व्यवस्था में क्या हुआ था कि इन क्षेत्रों में, दक्कन के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। पहला तो याद रखना कि दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो 1875 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिला में 1875 ईस्वी में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। देखिए क्या हुआ था कि जब रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू थी, लेकिन लोग किसान खेती करते थे, कई बार अकाल पड़ जाता था, तरह तरह की चीज़ें पड़ जाती थी, लेकिन अंग्रेज को तो लगान देना पड़ता था किसान को। तो परिणाम स्वरूप क्या होता था कि ये लोग चले जाते थे सेठ के, साहूकार के पास। तो साहूकार लोग, चूंकि उस समय शिक्षा कम थी, साहूकार लोग मान लीजिए क्या कर देते थे, 10 रुपया तो लिखते थे 20 रुपया, लोग को क्या पता चलेगा, पढ़ा लिखा नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, दे देते थे। अब महाजन लोग लगातार ये लोग पे कर वसूलते थे, मतलब ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। ये लोग का जीवन जो है लगान और ब्याज देने में ही पीस जाता था। और लोग जो है सोचते थे इतना मेहनत करते हैं, फिर ऐसा होता था कई बार कि अनाज भी नहीं रह पाता था, भूखे रह जाते थे। अब बताइए कोई किसान पूरा साल मेहनत करेगा, उपजाएगा, फिर टैक्स देगा, फिर ये देगा, फिर उसके पास बचेगा नहीं कुछ, तो फिर गुस्सा आ जाएगा। तो इसने क्या किया, दक्कन में क्या किया, जितने भी जो किसान थे वहाँ के, इसने जितने भी साहूकार लोग थे जो सूदखोरी करते थे, जो अंग्रेज जो मतलब किसान को परेशान करते थे, सारे लोग ने क्या किया कि सब साहूकार आदि के घर में पहुंच करके सारा जो कागज बही जिसमें हिसाब लिखा रहता था उसको जला दिया। तब ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। अब हिसाबे नहीं है, पहले तो कंप्यूटर का जमाना था नहीं कि भाई तोरा हम टाइप किए हैं तो उसमें रहेगा, तो बहिया खाता ना था, चुका दिया, सब ऋण मुक्त हो गया। अब एक जगह हुआ तो सब जगह होने लगा, तो तमाम तरीके से जो ये तरह से उपद्रव हो गया साथियों। इसलिए दक्कन जो उपद्रव है या दक्कन जो विद्रोह है वह कब हुआ, 1875 में। आगे है साथियों नील दर्पण। देखिए नील दर्पण कब लिखा गया, 1860 ईस्वी में लिखा गया, बिना किसी लेखक का नाम के छपा था साथियों। तो क्वेश्चन पूछ सकता है नील दर्पण किसने लिखा, तो पहले तो याद रखना है कि इसके लेखक दीनबंधु मित्र थे, लेकिन जो शुरू में छपा था साथियों बिना लेखक के नाम के ही छपा था, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो एक भी चीज़ नहीं सुनना चाहते थे, तो उसने नाम नहीं दिया कि अगर नाम हम अपना देंगे तो ये हमें ही उठा करके लेके चली जाएगी। लेकिन जब ये नील दर्पण छपा, जिसमें कह सकते हैं कि साथियों कि भारतीय किसानों की दुर्दशा, नील खेती आदि के बारे में दिखाया कि कैसे अंग्रेज ज़बरदस्ती खेती करवा रहे हैं, तो ये सारा से दिखा, तो बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। तो फिर वही थू हुई साथियों। तो याद रखना नील दर्पण कब लिखा गया, 1860 ईस्वी में, और इसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। इसका अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया साथियों। जो साथियों नोट्स चाहते हैं 6205532616 पर मैसेज करेंगे, उनको प्रिंट नोट मिलने वाला है साथियों। इस नाटक में किसानों की असली दुर्दशा सामने आई साथियों, और इस नाटक का मुख्य पात्र गुलुक चौधरी था, और गुलुक चौधरी ने कहा कि मैं जान दे दूंगा लेकिन नील की खेती नहीं करूंगा, तमाम तरह की चीज़ें साथियों कही गई। और बिहार की बात करें तो नील की खेती में सबसे मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में खेती की जाती थी। इसके अलावा बंगाल और भागलपुर और शाहाबाद में खेती की जाती थी। वर्तमान में गया जिला अफीम उत्पादन के लिए तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। तो कई बार पूछता है कि जो पुराने समय में जब अफीम उत्पादन के लिए प्रथम स्थान कौन था, गया का था। और बिहार में जो नील की खेती थी वह दो तरीके से की जाती थी, एक जिरात, एक
आसामी बार जिराफ था। जिराफ में सीधी अपनी देखरेख में अंग्रेज बगान मालिक के मजदूरों से खेती करवाते थे और आसामी बार में बगान मालिक रैयत को उनके व्यय की जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करता था। ये साथियों, ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था कि रैयत क्या है, ये सब क्या है, देख लीजिएगा। 3 कठिया प्रणाली ये चंपारण में फेमस था, यानी 1 बीघा अगर आप खेती करते हैं तो उसमें 3 कट्ठा में नील लगाना पड़ेगा, ऐसा जो है कह दिया था उन्होंने। और बिहार में अंग्रेजों के समय कौन सी व्यवस्था लागू थी साथियों? अस्थाई बंदोबस्त लागू थी साथियों। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ समझ में आ गई हो साथियों। आज 3 चैप्टर हम लोगों ने देखा, कल हम लोग प्रयास